नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आजादी के बाद से इस देश में किसकी जमीन खिसकती है, और जब किसानों की जमीन खिसक जाती है तो ऐसे में किस सियासत की जमीन मजबूत हो जाती है। दस्तक में बात आज इस पर जरूर होगी, लेकिन हाल के दिनों में याद कीजिए तो कहां कहां कैसे कैसे किस किस तरीके से संघर्ष भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुआ है। एक दो नहीं, कई चेहरे नजर आएंगे आपको। उसमें आपको सिंगूर, नंदीग्राम दोनों नजर आ सकते हैं। इन सब के बीच आपको याद आ सकता है भट्टा परसौल, आपको याद आ सकता है मथुरा में जो कुछ हुआ था। ये सारी राजनीतिक जमीन किसी की बनती है, किसी की बिगड़ती है, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस। और ये समूचा गुस्सा जब निकलना शुरू होता है तो ऐसे में जब भी कोई मुद्दा सामने आकर किसानों को लेकर देश में सियासत चमकती है तो उसका पूरा गुस्सा शायद निकल कर आ जाता है। और मौजूदा वक्त में क्या यही स्थिति हो चली है? तो दस्तक में बात आज भूमि अधिग्रहण के पुराने विवाद नहीं बल्कि आने वाले विवादों के मद्देनजर देश की आजादी से लेकर अब तक की परिस्थितियों में क्या नया नारा दे दिया जाए, जय जवान की जगह जय जमीन कह दिया जाए। इंतजार कीजिए, इस नारे भी देश में लगेंगे, क्योंकि इन सब के बीच मेरे देश की धरती सोना उगले। किसके लिए सोना उगले? उद्योगों के लिए उधरे, कॉरपोरेट के लिए उगले, किसानों के लिए उगले, देश में जो अन्न के लिए 2 जून की रोटी के लिए मचलते रह जाते उनके लिए सोना उगले। तो किसके लिए उगले? और ये आवाज आज जंतर मंतर से भी सुनाई दी, और शायद उसने बहुत सारे पन्ने इतिहास के खोल दिए। अभी इन लोगों ने क्या किया? ये सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये अध्यादेश में है, अगर किसी किसान को न्यायालय में जाना है न्याय मांगने के लिए तो सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे अध्यादेश में लिखा है। वो अंग्रेजों से बयान हो गया, अंग्रेजों से बयान हो गया। तो क्या वाकई मोदी सरकार अंग्रेजों की तर्ज पर भूमि अधिग्रहण कानून बनाना चाहती है? 19वीं सदी में अंग्रेजों ने दुनिया के सामने खुद को कारखाना कहने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी, और औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क भी बना दिया था। तो क्या 21वीं सदी में भारत को भी ताकतवर होने के लिए उसी औद्योगिक विकास के रास्ते पर चलना होगा? और मोदी सरकार विकास की चकाचौंध के लिए जिस तरीके से विदेशी निवेश का रास्ता खोल रही है, उसमें अगर आड़े कुछ है तो वो जमीन ही है, जिस पर सरकार का कब्जा नहीं हुआ तो फिर भारत में उद्योग लगाने आएगा कौन? यानी 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों को कल कारखाने से लेकर रेल पट्टी बनाने तक के लिए जमीन चाहिए थी, और 21वीं सदी में मोदी सरकार को उद्योग लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जमीन चाहिए। ध्यान दें तो मनमोहन सरकार ने पहली बार अंग्रेजों के दौर के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर जमीन मालिकों की मंजूरी लेने को इसमें शामिल किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे पलट दिया। यानी भूमि के लिए जमीन मालिक से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार राष्ट्रहित में ही सोचती है। असल में संसद और सड़क के हंगामे ने लेकिन साफ कर दिया कि मोदी सरकार के 29 दिसंबर के अध्यादेश के पक्ष में सरकार के अलावे दूसरा कोई है नहीं। तो क्या हालात एक बार फिर टकराव के शुरू हो रहे हैं? क्योंकि इस देश के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वक्त में तकरीबन 350 जगहों पर समूचे देश में भूमि अधिग्रहण को लेकर टकराव जारी है। तकरीबन 20,000 एकड़ भूमि से विस्थापित सड़क पर है, और इससे कहीं ज्यादा विस्थापितों की तादाद 50,000 एकड़ भूमि को लेकर है, जिनके पास वाकई आज की तारीख में कोई काम नहीं। इतना ही नहीं, 2 लाख किसान मजदूर परिवारों के पास तो वाकई रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। और उद्योगों के लिए बीते 20 बरस में जितनी भी जमीन अधिग्रहित की गई, उनमें से महज 3.5% भूमि पर ही उद्योग काम कर रहे हैं। यानी उद्योगों के नाम पर ली गई तकरीबन 97% जमीन हड़पी गई है। वहीं मुआवजा और पुनर्वास को लेकर भी जो सरकारों ने वादे किए, उनमें से 90% मामले अदालत तक जा पहुंचे, क्योंकि मुआवजा कम दिया गया और पुनर्वास तो किया ही नहीं गया। यानी किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, और सरकार कानून के जरिए अगर जमीन अपने कब्जे में लेना चाहती है तो ये टकराव राजनीतिक तौर पर हंगामा मचाएगा ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस हंगामे में खत्म हो रहा है कि आखिर रास्ता है क्या? एक तरफ विकास और दूसरी तरफ मुआवजा और पुनर्वास, और इन सब के बीच रोजी रोटी के लिए ना तो रोजगार और ना ही कोई दूसरी व्यवस्था। यानी इंतजार कीजिए, संसद और सड़क दोनों जगहों पर अभी टकराव और होगा। लेकिन लोकसभा में रखा गया, बिल रखा गया और बायकॉट विपक्ष ने कर दिया। लेकिन मसला वो नहीं है, जरा सा पीछे लौट जाइए, जरा सा नहीं काफी पीछे लौट जाइए, मसलन 7-8 बरस पहले लौट जाइए, 2006, 7, 8 के दौर में आ जाइए।
SEZ मनमोहन सरकार लेकर आई थी। पूरे देश में हंगामा, जमीन ली जा रही थी। बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी, SEZ के नाम पर आप जमीन क्यों ले रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो जमीन ली गई और आज इस मौजूदा वक्त में जो देश की स्थिति है, उस जमीन का हुआ क्या, जरा रिपोर्ट देखिए। देश के नक्शे पर उभार लेते ये राज्य संपन्न राज्यों की फहरिस्त में है, जहां विकास की नई हवा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए खींची तो गई, लेकिन यह सब कुछ हवाई हो चला है। सेज यानी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जरिए स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र, जहां न निर्यात पर कस्टम ड्यूटी लगती है और न ही एक्साइज ड्यूटी, न आयकर और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी केंद्र में विकास का फार्मूला और विकास के इर्द गिर्द उद्योगपतियों के लिए हर तरह से राहत की गारंटी। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ भूमि अधिग्रहण बिल और दूसरी तरफ SEZ, और इन सब के बीच उलझी है किसान की जमीन ही, क्योंकि SEZ की वजह से कितने किसान विस्थापित हुए और उन्हें हासिल हुआ क्या। सवाल यह भी है कि SEZ के जरिए इतनी मशक्कत के बावजूद क्या जमीन का इस्तेमाल हुआ है। अगर देश के हालात को देखें तो 7 प्रमुख राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में SEZ के जरिए 38,245 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन सिर्फ 5,402 हेक्टेयर जमीन पर ही व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। गुजरात में SEZ के लिए अधिग्रहित कुल जमीन में से 47.45% जमीन आज की तारीख में भी खाली है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में तो तकरीबन 96.34% जमीन खाली है, यानी यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में 70% जमीन खाली है, कर्नाटक में 56.72% जमीन खाली है, तमिलनाडु में तकरीबन 50% जमीन खाली है और आंध्र प्रदेश में 48% जमीन खाली है। इसी तरह उड़ीसा में जो SEZ के जरिए जो जमीन ले ली गई, उसमें से तकरीबन 97% जमीन आज की तारीख में भी खाली पड़ी है। फार्मर के लिए बहुत डेंजरस है। छोटे छोटे जो फार्मर है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। छोटे फार्मर जो थोड़ा बहुत खेती में काम कर रहे हैं, खा रहे, तो ये डेंजरस है। फैमिली को सुसाइड करने के सिवा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं रहेगा। इसीलिए ये कानून को हम लोग विरोध करेंगे, फ्यूचर में भी विरोध करेंगे। तो ये सवाल जायज है कि आखिर जमीन ली क्यों जा रही है और किसानों को खेती करने से रोककर जमीन अधिग्रहित कर कौन से विकास का खांचा सरकारें खींच रही है, यानी पहले से अधिग्रहित जमीन को ही कायदे से इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे में अब का सवाल बहुत साफ है, जो संसद और सड़क पर नजर आ रहा है। जमीन अधिग्रहण किसके लिए और क्यों? जमीन से उजड़ते किसानों का दुख दर्द और पुनर्वास का सवाल विकास के लिए अलग भी रखा जाए तो भी मुद्दा यही है, क्या सरकार वाकई अधिग्रहित जमीन के व्यावसायिक उपयोग को लेकर कोई ठोस नीति बना पाई है? क्या वाकई उसके पास कोई ब्लूप्रिंट है? और अगर नहीं बना पाई है तो जमीन अधिग्रहण को लेकर इतना उतावलापन है क्यों? मुश्किल तो है, क्योंकि जिस तरीके से बिल सामने आया और अध्यादेश अब उसको कानून बनाने की प्रक्रिया, पहले क्या था अब क्या है। पहले का मतलब 2013, अब का मतलब 2015। रक्षा, सस्ते घर और औद्योगिक कॉरिडोर, 80% लोगों की सहमति पहले थी, राष्ट्र हित में कोई सहमति नहीं। दूसरा सवाल, बहुफसली जमीन को लेकर अलग सोच रखने की बात थी, उसमें सहमति की जरूरत थी, अब उसमें भी सहमति की जरूरत नहीं है। जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है किसी की जमीन लेने से किसान और उसके परिवेश पर, उसमें एक सर्वे की बात थी, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। अधिग्रहण की जमीन पर योजना पूरी होने का कोई वक्त पहले 5 बरस था, अब है जब तक ये परियोजना पूरी ना हो तब तक, यानी कब तक पूरा हो पता नहीं। अदालत की भूमिका, कानून उल्लंघन करना अपराध था उस समय, और इस समय भूमि अधिग्रहण पर अदालत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए सारे रास्ते निकल कर आते हैं। लेकिन हमें लगता है इस देश में खेती के महत्ता को अगर समझे तो 1947 भारत को आजादी मिलती है। इस देश में 20 करोड़ लोग खेती पर निर्भर, लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है? ये 70 करोड़ पार कर चुके हैं। जमीन जस की तस, लोगों का भार बढ़ता जा रहा है, जमीन खिसक रही है और ज्यादा लोग होड़ में लूट मचा रहे हैं जमीन को लेकर। यह रिपोर्ट देखिए। देश का यह नक्शा बताता है कि किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का सिलसिला हो या सरकार की मुआवजा या पुनर्वास नीति, हर जगह टकराव है। यानी किसान, सरकार, कॉरपोरेट कंपनी या अधिकारी देश के हर हिस्से में जमीन के सवाल पर टकरा रहे हैं और हर मामला अदालत में दस्तक दे रहा है। दरअसल देश में खेती की जमीन उतनी ही है जितनी आजादी के वक्त थी, लेकिन बीते 67 बरस का सच यही है कि खेती की जमीन पर आश्रितों की तादाद बढ़ती चली गई
और खेती की जमीन पर कभी उद्योग तो कभी उद्योगों के नाम पर जमीनें हड़पी जाती रही। आलम जरा देख लीजिए, आजादी के ठीक बाद 1951 में देश में 6 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे थे जो सीधे किसानी से जुड़े थे और 2014 में 12 करोड़ 26 लाख परिवार किसानी से जुड़े हैं। यानी इस आंकड़े में पूरे परिवार को शामिल कर दिया जाए तो आज की तारीख में तकरीबन 65 करोड़ लोग सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। यानी आजादी के बाद से कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, जबकि जमीन में कोई बढ़ोतरी संभव थी नहीं। मुश्किल इतनी बार नहीं है, सरकार की नीतियां खेती के खिलाफ जाती रही तो ऐसे में जमीनें भी खेती की कहीं ना कहीं उद्योग के नाम पर या फिर रियल एस्टेट के नाम पर हड़पी जाती रही। आजादी के वक्त जीडीपी में खेती का योगदान 55% तक था और आज आलम यह हो चला है कि जीडीपी में खेती का योगदान महज 13.7% है। इतना ही नहीं, बीते 2 दशकों में दुनिया भर में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी भी भारत में ही की है और खेती की जमीन से सबसे ज्यादा 2 जून की रोटी का असर भी किसानी पर भारत में ही पड़ा है। और जानकारों के मुताबिक देश में बंजर जमीन इतनी ज्यादा है कि उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इसी तरीके से बंद हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पास भी हजारों हजार हेक्टेयर जमीन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सरकारी आंकड़ों को ही अगर राज्यवार टटोल कर देखें तो गुजरात में अभी भी सिक स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो बंद हो चुकी हैं, छोटी और मंझोली इकाइयों की संख्या 48,000 से अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह संख्या 63,238 है। बाकी राज्यों में भी ऐसी हजारों इकाइयां हैं जो बंद हो चली हैं, लेकिन इनकी जमीन के इस्तेमाल पर कभी कोई सरकार ना ब्लूप्रिंट ला पाती है ना ही सोचती है। फिर जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका भी सही इस्तेमाल सरकार नहीं कर पाई। सिर्फ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की ही बात कर लें तो इन राज्यों की स्थापना के बाद से यहाँ तकरीबन 5,72,793 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जबकि इनमें से सिर्फ 2,55,471 एकड़ जमीन ही औद्योगिक समूहों को दी गई। बाकी जमीन दी ही नहीं गई और सरकार का तर्क यह रहा कि इस जमीन को सड़क या दूसरे कामों के लिए रखा गया है। लेकिन इस दौर में इस पर कोई योजना परवान कभी चढ़ ही नहीं पाई। तो ऐसे में सवाल सीधा है, आखिर कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण से इतर वैकल्पिक सोच पैदा इस देश में क्यों नहीं हो पा रही है? और ऐसे में क्या बड़े औद्योगिक समूहों के दबाव और ठोस नीति के अभाव में सरकार उस राह पर निकल पड़ी है जहां सिर्फ विरोध ही विरोध होगा, चाहे वो संसद हो या सड़क? मसला विरोध का नहीं है। इस दौर में अलग अलग सरकारें अपने अपने तरीके से जमीन अधिग्रहण और उसके जरिए मुआवजे को भी देखती है। दिल्ली से सटे हरियाणा सरकार 4 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन आता है जो इस बात को बतलाता है कि अब आने वाले वक्त में हरियाणा के किसानों को 4 गुना नहीं बल्कि दुगना, जी यानी दुगना ही सिर्फ मुआवजा मिलेगा, चाहे वो ग्रामीण या फिर शहरी इलाके के हों। यह संकेत है कि कहीं ना कहीं नीतियों को लेकर आने वाले वक्त में किस रूप में किस राज्य को कैसे काम करना है, उसमें कैसे तालमेल बैठेगा, यह भी एक बड़ा विरोध कर रही है शिवसेना। उधर अकालियों में भी विरोध है कि कम से कम किसानों की सहमति आपको लेनी चाहिए। लेकिन मसला इस देश के भीतर सिर्फ इतना कुछ नहीं हो रहा है। एक जिक्र हो रहा है कि कॉरपोरेट के लिए सारी जमीन ली जा रही है, लेकिन कॉरपोरेट के भीतर जासूसी का खेल इस दौर में हर किसी को परेशान भी कर रहा है। लेकिन जासूसी का खेल है क्या? आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं जरा इन सब से इतर, यानी मेरी जमीन धरती सोना उगले उगले का नारा जो देश को लेकर लगते रहा है, उससे इतर कॉर्पोरेट के भीतर का खेल है क्या? इस कॉकटेल को समझ लीजिए। आरटीआई के इस दौर में भी चोरी छिपे सरकारी कागजातों के जरिए सूचना लेने और देने का काम इतना अहम हो चला है कि इस धंधे में करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। सूचना कितनी बड़ी है, किसको कितना फायदा होगा, इससे कागजात के रेट तय होते हैं। बदले में नोटों की थैली इतनी भारी कि इमाम और इकबाल दोनों हल्के हो जाते हैं। असल में यह खेल कॉरपोरेट के लिए कॉरपोरेट के जरिए मुनाफा बनाने या कमाने का कुछ इस तरह होता है कि जिससे कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और एक काला तंत्र खुद ब खुद बन जाता है। मसलन कॉरपोरेट, नुमाइंदा, सरकारी कर्मचारी, शेयर ब्रोकर, रिसर्च फर्म, सरकारी दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल्स। कॉरपोरेट अपने नुमाइंदों के जरिए दस्तावेज के लिए सरकारी कर्मचारी को ताड़ता है। सरकारी कर्मचारी के पास कोई शेयर ब्रोकर तो कोई रिसर्च फर्म के नाम पर पहुंचता है। दस्तावेज तब भी ना निकले
तो फिर खबर के नाम पर सरकारी दस्तावेजों को निकाला जाता है और सूचना देने वाली ऑनलाइन पोर्टल्स भी अपने तरीके से सरकारी दस्तावेजों को नीतियों से जोड़कर एक ऐसा कॉकटेल बनाती है जिसके जरिए दस्तावेजों की जासूसी सरकारी महकमे में होने लगती है। यानी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सरकारी कर्मचारी ही है और यही तरीका बताता है। इसके लिए मंत्रालय का कर्मचारी चोरी के कागजात या तो सीधे किसी कंपनी के कर्मचारी या ऑनलाइन पोर्टल चलाने वाली कंपनी को बेचता है। कंपनी का कर्मचारी अपने काम के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने उच्च अधिकारियों को भेजता है। इन कंपनियों के उच्च अधिकारी सरकारी कागजात देखकर सरकार की गोपनीय नीतियों को समझकर ही किसी मामले में फंसे होने पर अपने बचाव का तरीका तैयार कर लेते हैं या फिर अपनी नीति ही बदल देते हैं। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान पुलिस को ज्यादातर दस्तावेज 1 से 2 हफ्ते पुराने ही मिले हैं, क्योंकि एक बार पेपर को स्कैन करने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल कागजात के आधार पर न्यूज बनाकर अपने क्लाइंट्स को मेल कर देते हैं। इसके बदले में पोर्टल मालिक महीने में मोटी फीस वसूलते हैं। इनके क्लाइंट्स में ज्यादातर शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, रिसर्च फर्म, बड़े कॉरपोरेट हाउस शामिल हैं। इसके साथ ही मुंह मांगी कीमत पर क्लाइंट को सरकारी कागजात भी मुहैया कराया जाता है। खेती की जमीन को लेकर क्या संसद, क्या सड़क, हर जगह हंगामा और इन सब के बीच कोई कहे मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। अंग्रेज चला गया, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र आज भी नहीं आया। देश की धरती, फिर से एक बार रामलीला मैदान में जेल भरो आंदोलन। तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी उनके